Hello, I am Dr. Shweta. In today's class, we are going to prove one of the most important theorem of direct sum of subspaces. हमने previous classes में direct sum of subspaces से related theorem prove किए. आज की क्लास में जो हमारा theorem है, last theorem है इस topic से related. theorem आपके screen पे भी आ गया होगा. What is the statement of this theorem? theorem आपके screen पे है. theorem क्या कहता है कि suppose that W1, W2, Wn and subspace है vector space V के, then V is said to be direct sum of its subspaces W1, W2, Wn if and only if two conditions are satisfied. आपको दो कंडीशन दी गई है. पहली कंडीशन देखिएगा क्या है कि V is the linear sum of W1, W2, Wn means V equal to W1 plus W2 plus Wn, जैसे कि आपने पहले के लेक्चर्स में देखा होगा. सेकंड कंडीशन यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल कंडीशन है, चेंज हो रही होगी. इसी कंडीशन को हमें समझना है, इसी के लिए मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा. एग्जांपल के थ्रू देखेंगे ये कंडीशन एक्चुअली क्या कहती है. स्टेटमेंट क्या कहता है कि द ओनली वे टू राइट जीरो एज ए सम ऑफ W1 plus W2 Wn is what? By taking all Wi's are zero. अगर हम इसे थ्योरम को एज ए स्टेटमेंट समझने की कोशिश करें तो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर आपने मान लीजिए जीरो बिलोंग्स टू V जो है, इसको आपने ऐसे लिख दिया, मान लीजिए W1 plus W2 and so on, मान लीजिए आपने लिखा plus Wn, जहां ये W1, W2, Wn जो है ये अपने करस्पॉन्डिंग सबस्पेसेस के एलिमेंट है. Means this belongs to capital W1 subspace W1, this belongs to subspace W2 and this belongs to subspace Wn. तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं. अंडरस्टैंड? अगर ये पॉसिबिलिटी बनेगी तो सिर्फ एक ही कंडीशन में कि each Wi's are zero, means this W1 should also be zero, this W2 is also zero and this Wn should also be zero. तो मतलब जीरो का सिर्फ और सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन है जो कि ये दिया गया है. अगर आपने कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन जीरो का दिया तो आप कहेंगे कि वेक्टर स्पेस अपने दिए हुए सबस्पेसेस का डायरेक्ट सम नहीं है. ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, लेकिन इसको समझने के लिए कितना यूनिक, कितना बेहतरीन स्टेटमेंट है, हम सबसे पहले आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको एक्चुअली मजा आएगा कि एक्चुअली ये थ्योरम कहता क्या है. ठीक है, तो पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, तो प्लीज स्टे टिल द एंड एंड एंजॉय लर्निंग. ओके, तो पहले मैं एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये थ्योरम, इस थ्योरम की इंपॉर्टेंस क्या है. तो मान लीजिए एग्जांपल लेना है हमें, तो हमें वेक्टर स्पेसेस चाहिए, सबस्पेसेस चाहिए. तो हम वेक्टर स्पेस ले रहे हैं R³ ओवर द फील्ड R. इसके तीन सबस्पेसेस लेंगे W1, W2, W3. ठीक है, देखिए कैसे लेते हैं. एग्जांपल मान लीजिए आपको से एग्जांपल आ गया, V is equal to R³ ओवर द फील्ड R. इसके तीन सबस्पेसेस ले रहे हैं W1, W2 एंड W3. W1 हमने लिया मान लीजिए XY 0, XY प्लेन कह सकते हैं आप, जहां XY बिलोंग्स टू R. ये हो गया हमारा W1. अब मैं लेता हूं W2. W2 ले लीजिए हमने 0, 0, Z, सब स्टैंडर्ड सबस्पेसेस हैं R³ के, where Z belongs to R. बहुत बढ़िया. और W3 ले लिया मैंने इक्वल टू 0, Y, Y, such that Y belongs to R. जहां सबस्पेसेस पे देखिए, W1 में देखिए थर्ड क्वाड्रेंट मस्ट बी जीरो. X, Y कोई भी रियल हो सकते हैं भाई, ये जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं. इसको इस तरीके से पढ़िए. W2 देखिए ये कैसा सबस्पेस है R³ का. फर्स्ट टू क्वाड्रेंट मस्ट बी जीरो, थर्ड वन इज Z, जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. W3 क्या है 0, Y, Y. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमेशा आपको जीरो लेना है, सेकंड और थर्ड में आप जीरो लीजिए, नॉन जीरो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन खास बात ये है कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट हमेशा सेम होने चाहिए. मतलब अगर हम बोले कि क्या 0, 1, 1 बिलोंग्स टू W3, तो आप कहेंगे यस, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट सेम है और जीरो है फर्स्ट क्वाड्रेंट. लेकिन अगर हम ये बोले क्या 0, 2, 3 बिलोंग्स टू W3, तो आप कहेंगे नो, इट्स नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज दिस एंड दिस शुड बी सेम इफ दे वांट टू बी इन W3. तो ये है W3. ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा सबस्पेसेस के एलिमेंट्स कैसे लिए हैं हमने. अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस स्टेटमेंट के थ्योरम का एप्लीकेशन. ठीक, तो हमें सेकंड स्टेटमेंट मेनली मैं देखना चाहता हूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो क्या है. तो भैया पहले ये बताइए कि R³ का जीरो कैसा दिखता है. 0, 0, 0, यही होता है R³ का जीरो एलिमेंट. तो लेफ्ट साइड में हम R³ का जीरो एलिमेंट ले लेते हैं 0, 0, 0. दिस इज इक्वल टू एक रिप्रेजेंटेशन तो आपको हमेशा पॉसिबल है. आप क्या कह सकते हैं, दिस इक्वल टू 0 plus 0 plus 0, where each 0 belongs to WI. Can I write it like that?
क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? दिस इज इक्वल टू 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0, और जहां हम ये कह दें दिस इज W1 W2 एंड W3, राइट? दिस इज ऑलवेज पॉसिबल, वी कैन राइट लाइक दैट। W1 में भी 0 0 0 होगा, W2 में भी 0 0 0 होगा, W3 में भी 0 0 0 होगा, इसलिए क्योंकि भाई ये सब स्पेसेस है तो इसमें जीरो एलिमेंट तो होना ही होना है, ठीक है? तो मैंने जीरो का एक एक्सप्रेशन लिख दिया, दैट इज ऑलवेज पॉसिबल। इनको भी सम करेंगे तो 0 0 0 आएगा। लेकिन अगर आपने जीरो का दूसरा एक्सप्रेशन लिख दिया, अगर आपने 0 0 0 इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग लिखा जो कि इससे डिफरेंट है, तो आप इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके ये कहेंगे कि भाई हमारा ये जो वेक्टर स्पेस है ये अपने सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं 0 0 0 का। अदर पॉसिबिलिटी इज 0 0 0 कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस। देखिए पहला एलिमेंट हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो W1 में होगा। क्या मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 1 0 प्लस, अभी यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे नहीं, हम देख रहे हैं क्या लिखने जा रहे हैं। कैन आई से दिस पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स टू W1? यस, दिस मस्ट बिलोंग्स टू W1। क्यों? अगर इसे W1 में होना है तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट मस्ट बी 0 0 है, और फर्स्ट और सेकंड में x y कैन बी एनी रियल नंबर, तो x y में हमने 0 माइनस 1 ले लिया बिकॉज़ x y कैन बी एनी रियल नंबर। सेकंड एलिमेंट अगर हम यहाँ पे ये ले लें 0 0 minus 1, cannot I say this belongs to subspace W2? Of course this belongs to subspace W2, क्योंकि subspace W2 के एलिमेंट कैसे हैं? फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट 0 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट z कैन बी एनी रियल नंबर, तो हमने फर्स्ट सेकंड को 0 ले लिया, फर्स्ट और सेकंड को 0 हमने यहाँ ले लिया है, और थर्ड इज -1 रियल नंबर। एंड द थर्ड एलिमेंट यहाँ पे जो हम लिखेंगे दिस प्लस इज इक्वल टू, अगर हम ले लेंगे 0 1 1, cannot I say this belongs to W3? It is obviously belongs to W3। क्यों? क्योंकि W3 के एलिमेंट कैसे हैं? 0 y y टाइप के हैं, जहां फर्स्ट एलिमेंट must be 0, फर्स्ट कोऑर्डिनेट must be 0 एंड सेकंड थर्ड कैन बी एनी रियल नंबर। इन पर्टिकुलर हमने 1 ले लिया। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 0 का एक एक्सप्रेशन तो था, यहाँ पे हमने 0 का दूसरा एक्सप्रेशन भी दिखा दिया। अगर ये एक्सप्रेशन है तो इस थ्योरम के हिसाब से R क्यूब अपने सबस्पेसेस का डायरेक्ट सम नहीं होगा। तो चलिए भाई देख लेते हैं क्या ये एक्सप्रेशन पॉसिबल है। तो एक कंडीशंस तो तय हो गई कि भाई ये W1 का एलिमेंट है, ये सबस्पेस W2 का एलिमेंट है, और ये सबस्पेस W3 का एलिमेंट है। आप चेक कर लीजिए क्या इनको जोड़ के 0 0 0 आता है। चेक करते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हो गया, -1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, थर्ड 0 -1 एंड 1 इज 0। मतलब क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए इस थ्योरम 2 के हिसाब से आप क्या लिख पा रहे हैं, थ्योरम 2 के हिसाब से आप ये लिख पा रहे हैं 0 0 0 इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 where W1 belongs to subspace W1, W2 belongs to subspace W2 and W3 belongs to subspace W3। आप ये लिख पा रहे हैं, मतलब आपने 0 0 का एक दूसरा एक्सप्रेशन दे दिया जहां पे W1 भी नॉन जीरो है, W2 भी नॉन जीरो है और W3 भी नॉन जीरो है। अगर ऐसा है तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से हम ये कहेंगे कि वेक्टर स्पेस अपने सबस्पेसेस का डायरेक्ट सम नहीं है। तो इन पर्टिकुलर आप यहाँ पे इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके आप ये शो करेंगे या कह सकते हैं आप कि दिस इंप्लाइज R क्यूब इज नॉट द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सबस्पेसेस W2, W1, W2 एंड W3। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि R क्यूब जो है W1, W2 एंड W3 का लीनियर सम तो जरूर है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूं कि R क्यूब जो है अपने सबस्पेसेस W1, W2 एंड W3 का लीनियर सम कैसे है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, R क्यूब का कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लीजिए। क्या होता है R क्यूब का आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आप बोल सकते हैं सर दिस इज x y z टाइप, ठीक है। और x y z जो है R क्यूब का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, मतलब x y z आर रियल। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, x y z इक्वल टू x y 0 प्लस 0 0 z प्लस 0 0 0, है ना। दिस बिलोंग्स टू W1 सबस्पेस, दिस बिलोंग्स टू सबस्पेस W2 एंड दिस बिलोंग्स टू सबस्पेस W3, राइट। ये W1 का एलिमेंट, ये W2 का एलिमेंट, ये W3 का एलिमेंट, मतलब x y z R क्यूब का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, वो इस तरीके से अगर लिखा जा सके तो आपको पता है क्या कि R क्यूब इज द लीनियर सम ऑफ
इट्स सबस्पेसेस W1, W2 एंड W3। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये था सारा का सारा डिस्कशन इस थ्योरम के एप्लीकेशन में कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस थ्योरम, कैसे हम इस थ्योरम का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस थ्योरम के प्रूफ की ओर। आई होप कि आपको यहाँ तक मजा आया होगा। तो चलिए चलते हैं, आगे भी देख लेते हैं ताकि आपका पूरी तरीके से थ्योरम स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा और डायरेक्ट सम यहाँ से खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट थ्योरम प्रूफ। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि V जो है अपने सबस्पेसेस W1, W2 का डायरेक्ट सम है। देन वी विल प्रूव स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो लेट मी राइट फर्स्ट, लेट V is the direct sum of its subspaces W1, W2 and W1। ठीक, तो पहले assume कर लेते हैं, let V is equal to W1, W2 and so on plus Wn, जहां पे W1, W2, Wn जो है सबस्पेसेस ऑफ V है। मान लिया हमने कि V is the direct sum of its subspaces W1, W2, Wn, तो हमारे पास डायरेक्ट सम की जो डेफिनेशन है वो सारी वाली कंडीशंस आ गई। अब हमें क्या प्रूफ करना है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 की ओर प्रूफ देखते हैं, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। तो आप बताइए, क्या स्टेटमेंट 1 हमें प्रूफ करना भी है? स्टेटमेंट 1 प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम। डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम क्या कहता है कि मान लीजिए V वेक्टर स्पेस है और W1, W2 इसके दो सबस्पेसेस हैं, देन V इज द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सबस्पेसेस W1 एंड W2 if and only if क्या हो, पहली कंडीशन क्या थी, V is equal to linear sum of W1 and W2। तो ये linear sum of W1 W2 ये जो कंडीशन है ये तो डेफिनेशन में ही है। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि by the definition of direct sum statement 1 automatically holds। ठीक है, यहां लिख सकते हैं by the definition of direct sum स्टेटमेंट 1 होल्ड्स। तो यहां पर आपको प्रूफ करना ही नहीं, स्टेटमेंट 1 होल्ड्स। अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 की ओर। स्टेटमेंट 2 को प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या है, द ओनली वे टू राइट 0 एज ए सम ऑफ दीज एलिमेंट वेयर ईच wi शुड इक्वल टू 0। अब इसे प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं स्टेटमेंट 2 को। कैसे प्रूफ करेंगे स्टेटमेंट 2? हम क्या मान लेंगे, if possible, suppose I am writing 0 is equal to W1 plus W2 Wn and then we are going to prove that each Wi must be 0। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इस स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट 2, suppose that, मान लेते हैं, क्या मान लेंगे कि भाई W1, W2, Wn ऐसे मिल रहे हैं कि हम 0 को इनके सम के इक्वल लिख सकते हैं। तो यही बात को लिखने जा रहा हूं मैं। टू प्रूव स्टेटमेंट 2, सपोज दैट W1 belongs to W1, W2 belongs to W2 and so on, Wn belongs to Wn exist such that कि आपने 0 को इनके सम के बराबर लिख दिया। मींस 0 is equal to W1 plus W2 and so on plus Wn। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आपका एम क्या है, एम इज व्हाट, एम लिख देता हूं। एम क्या है कि आप ये शो कर दे Wi is equal to 0। कैसे लिखेंगे हम, मैं ये कहता हूं कि यहां से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये W1, W2, Wn 0 होंगे। पूछे कैसे, फिर से हमें रिकॉल करना पड़ेगा अपने डायरेक्ट सम की डेफिनेशन। डायरेक्ट सम की डेफिनेशन में पहली कंडीशन तो ये थी, V is the linear sum of W1 and W2। What was the second condition? डेफिनेशन में क्या थी? सेकेंड कंडीशन ये थी ना, इसको क्लियर कर देता हूं। सेकेंड कंडीशन ये थी कि each V belongs to V। V का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप लीजिए V, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा यूनिक होगा। मतलब किस टाइप का रिप्रेजेंटेशन, मतलब अगर आपने V को ऐसे लिख दिया x plus y, जहां x is belongs to W1 और y belongs to W2, अगर आपने ऐसा लिखा तो ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा, राइट। मतलब अगर आपने V का दूसरा रिप्रेजेंटेशन दे दिया x1 plus y1, जहां x1 belongs to W1 and y1 belongs to W2, तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इफ x is equal to x1 and y is equal to y1। क्या बोल रहा हूं मैं,
x is equal to x1, x is equal to x1 and y is equal to y1. This is the only possible way to write v like this. मतलब v को अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ऐसे नहीं लिख पाएंगे. अगर आपने ऐसे लिखा तो x must be equal to x1 and y must be equal to y1. यही मतलब है यूनिक रिप्रेजेंटेशन का. ये सारा डिस्कशन मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल वे में किया हुआ है, तो इसी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं यहाँ पे. लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, देन इस कंडीशन का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं. देखिए, दिमाग लगा के आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा. थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं आप, तो देखिए क्या दिमाग लगाते हैं. हमने जीरो का एक रिप्रेजेंटेशन ये लिखा. वी कैन ऑल्सो राइट, वी कैन ऑल्सो राइट, क्या लिख सकते हैं हम, 0 is equal to 0 plus 0 एंड सो ऑन. ये लीजिए दूसरा रिप्रेजेंटेशन लिख दिया हमने, जहां इसको बोल देते हैं W1 में, इसको W2 में, इसको WN में. तो by the definition of direct sum, this is not possible and this is possible only if W1 must be 0, W2 must be 0, WN must be 0. अभी भी हमने डिस्कस किया है यूनिक रिप्रेजेंटेशन के कारण. यूनिक रिप्रेजेंटेशन वाला जो सेकेंड स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होगा, दिस इज पॉसिबल when क्या हो जाए, W1 equal to W2 equal to so on equal to WN equal to 0 because of the uniqueness. ठीक, तो देखिए हमने फर्स्ट पार्ट जो है बड़े आसानी से प्रूफ कर दिया. अब चलते हैं हम कन्वर्स पार्ट को प्रूफ करते हैं. कन्वर्स पार्ट में हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि स्टेटमेंट 1 and 2 holds, means this statement and this statement hold. What we are going to show that V is the direct sum of its subspaces W1 to Wn. So let me write this first to show. क्या शो करना है, एम तो लिख लेते हैं. हमें ये शो करना है कि V अपने सबस्पेसेस W1, W2 और Wn का डायरेक्ट सम है, और उसको प्रूफ करना है हमें. हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, हम डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे जिसका अभी अभी हमने जिक्र किया था. अगर हमें शो करना है कि V इनका डायरेक्ट सम है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगा कि V शुड बी द लीनियर सम ऑफ W1, W2, Wn. लेकिन आप देखिए, आपको स्टेटमेंट 1 and 2 दिया गया है. स्टेटमेंट 1 and 2 इज गिवन टू यू, और स्टेटमेंट 1 में ऑटोमेटिकली दिया गया है क्या कि V इज द लीनियर सम ऑफ W1, W2, Wn. तो इस पार्ट को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा. तो इसे लिख देते हैं थ्रू फ्रॉम स्टेटमेंट 1, V is equal to W1 plus W2 and so on plus W1. ठीक है, holds. तो इस बात को तो प्रूफ करना नहीं है. अब हमारे पास एक ही चीज बचा रह गया, डेफिनेशन में क्या प्रूफ करना है. अब ये बताइए हमें, आप रिकॉल कीजिए अभी अभी हमने क्या बताया था कि अगर आपको शो करना है कि V अपने सबस्पेसेस का डायरेक्ट सम है, तो अगर आप V का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिखते हैं स्मॉल v, और उसको आपने ऐसे लिख दिया, ये रिप्रेजेंटेशन दे दिया, V इक्वल टू x प्लस वाई टाइप का रिप्रेजेंटेशन दे दिया, जहां x W1 का एलिमेंट है और y W2 का एलिमेंट है, तो ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होना चाहिए. मतलब दूसरा पॉसिबल अगर रिप्रेजेंटेशन आपने दे दिया V इक्वल टू x1 प्लस y1, तो x मस्ट बी इक्वल टू x1 एंड y मस्ट बी इक्वल टू y1, यही होगा. तो यही हम काम करेंगे. हम क्या करेंगे, हम V का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं स्मॉल v, और मान लेते हैं लेट we can write small v as a sum of like this. फिर उसका एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी लिखते हैं, और फिर ये बता देते हैं कि सेकेंड रिप्रेजेंटेशन इज नॉट पॉसिबल, यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा. यही दिखा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा. हम क्या करेंगे, सबसे पहले V का वेक्टर स्पेस V का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, क्या, स्मॉल v. ठीक है, लेट V belongs to V be an arbitrary element, then we can write, कैसे लिख सकते हैं हम, we can always write V as W1 plus W2 and so on plus Wn, where Wi belongs to W, या ऐसे लिख देता हूँ, where W1 belongs to subspace W1 and W2 belongs to subspace W2 and so on, Wn belongs to subspace Wn. आप ये भी कह सकते हैं कि we can always write like this because already we have one condition V equal to W1 plus W2 plus Wn. ये हमारे पास कंडीशन है, तो भाई V के कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट को आप ऐसे हमेशा लिख सकते हैं. ठीक है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दिस कंडीशन V equal to W1 plus W2 and so on plus Wn. इसका मतलब ही होता है कि आप इसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाएंगे, इसको लिख सकते हैं सम ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, जहां पे ये इसमें होगा, ये इसमें होगा, ये इसमें होगा. तो ये तो लिख दिया हमने. तो हम क्या करना चाहते हैं
ये रिप्रेजेंटेशन जो आपने लिखा हुआ है ये यूनिक है, यही हमें बस प्रूफ करना है डेफिनेशन के हिसाब से। तो इसे यूनिक रिप्रेजेंटेशन प्रूफ करने के लिए हमें मानना पड़ेगा लेट इफ पॉसिबल वी हैव ए डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, लाइक दिस। तो मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल, मान लीजिए कि आपने ऐसे लिख दिया, v को आपने लिख दिया v1 प्लस v2 एंड सो ऑन प्लस vn लिख दिया, ठीक है, जहां पे आपने बोला कि v1 जो है सबस्पेस w1 का एलिमेंट है, v2 सबस्पेस w2 का एलिमेंट है एंड सो ऑन vn सबस्पेस wn का एलिमेंट है। तो आपका एम क्या है, v के दो रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, तो ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होना चाहिए, मतलब आपको ये शो करना पड़ेगा कि w1 इक्वल टू v1, w2 इक्वल टू v2 एंड wn इक्वल टू vn। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आपका ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। बस इतना ही बचा हुआ, इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। मान लीजिए इसे 1 नाम देते हैं, इसे नंबर 2 कर देते हैं। तो जरा इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, क्या हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं क्या, w1 प्लस w2 एंड सो ऑन प्लस wn इज इक्वल टू v1 प्लस v2 एंड सो ऑन प्लस vn। ये सारे जो है इस पूरे जो है यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसको लेफ्ट में ले आते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू w1 माइनस v1 प्लस w2 माइनस v2 एंड सो ऑन प्लस wn माइनस vn एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सोचिए क्या बचा है, आपका एम क्या है, आप ये शो करना चाहते हैं कि w1 v1 के बराबर हो जाए, w2 v2 के बराबर हो जाए और wn vn के इक्वल हो जाए तो हमारा काम बन जाए। अब ये कैसे हो, टोटल हमें यही सोचना है। सोचिए फॉर अ मोमेंट, जस्ट थिंक कैसे हो सकता है। अगर आपको रिकॉल कर पाए तो हमने अपने स्टेटमेंट 2 का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, जो गिवन कंडीशन है कि द ओनली पॉसिबल वे टू राइट 0 as a sum of this plus this plus this, where this belongs to w1, this belongs to w2, this belongs to wn is what, by taking each equal to 0। यही था ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये तो चेक कर ले कि क्या ये w1 में है, तो मैं कहूंगा yes this w1 minus v1 belongs to w1 subspace। why? because w1 is element of w1 subspace and v1 is also element of w1 subspace, और सबस्पेस है तो आपको पता है कि w1 है v1 है तो w1 माइनस v1 भी होगा। इस तरीके से w2 माइनस v2 किसमें होगा, सबस्पेस w2 में होगा, क्योंकि ये दोनों w2 के एलिमेंट है, ये दोनों wn के एलिमेंट है, तो ये wn में होगा, राइट। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, आप देखिए आपने यहाँ पे 0 का इस तरीके का एक रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, लेकिन अगर आपने स्टेटमेंट 2 को देखे जो हमें गिवन है उस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर आपने 0 को ऐसे लिखा जहां ये w1 का एलिमेंट है, ये w2 का एलिमेंट है, ये wn का एलिमेंट है, तो आपको इसे भी 0 लेना पड़ेगा, इसे भी 0 लेना पड़ेगा और इसे भी 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। thus by given condition 2 जो आप लेके चल रहे हैं, ठीक है, w1 या लिख सकते हैं शॉर्ट में wi माइनस vi मस्ट बी इक्वल टू 0, जहां i वैल्यू फ्रॉम 1 से लेके n तक, राइट। इतना आपने बोल दिया तो आपका काम हो गया, क्योंकि व्हाट डज दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज wi इज इक्वल टू vi, wi इक्वल टू vi, राइट। मतलब w1 इक्वल टू v1, w2 इक्वल टू v2, wn इक्वल टू vn। इट मींस व्हाट, क्या कर दिया हमने ये प्रूफ कर दिया कि each v belongs to v has unique representation like this। मतलब किसी भी v belongs to v का वेक्टर स्पेस v का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है उसको अगर इस तरह से लिख पा रहे हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है यूनिक है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो फाइनली हमने क्या प्रूफ कर दिया कि वेक्टर स्पेस v जो है अपने सबस्पेसेस w1, w2 और wn का क्या है, डायरेक्ट सम है। सो यहां से ये आपका जो है थ्योरम जो है वो हुआ प्रूफ। सो यहां से आप लिख सकते हैं फाइनली thus vector space V is the direct sum of। तो ये था नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इस थ्योरम का। तो यही था आपका ये थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, देन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट टू रिप्लाई यू, एंगेज रहिए, कोई भी कंफ्यूजन हो जरूर पूछिए, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू। एंड एट द एंड आई विल से शुक्रिया, थैंक यू।
And if I'm helping you in any way, then please you may consider subscribing. Thank you so much. Shukriya. Keep watching you. Have a nice day.